हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ड्रिवन और फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हिंदी में इसे चालित या प्रणोदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को बहुत डिटेल में पढ़ा था, या फिर अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ये मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल ऑसिलेटर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ विस्कस और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगे हुए होते हैं, उस वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो पहले ज़्यादा होता है, फिर कम होते होते धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये था हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें वो उसकी डैम्पिंग होती रहती है लगातार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिवन या फिर फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका ये मतलब है कि जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पर इसका कम हो रहा है, अगर उतना ही हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर दें तो उसका ये जो होने वाली डैम्पिंग है वो क्या हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगी, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। इस टाइप के ऑसिलेटर्स को हम ड्रिवन ऑसिलेटर कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसा कि हमने देखा, एक ऑसिलेटर या एक पेंडुलम पर बाहर से विस्कस फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिस वजह से उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उस पर एक ऐसा फोर्स लगा दें जो कि उसके फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स के विपरीत दिशा में हो और उसके प्रभाव को ख़त्म कर दे। ठीक है, जैसे ही पेंडुलम इस तरफ आने लगे, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगा दूँ तो वो फिर अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा। फिर वापस जैसे ही उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, मैं उस पर एक और फोर्स लगा दूँ तो वापस वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने लगेगा। यानी इसके आयाम में जो कमी होती जा रही है लगातार, अगर उस कमी की हम क्षतिपूर्ति कर दें बाहर से फोर्स लगा करके, उस डैम्पिंग को हम कंपनसेट कर दें एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है इसके फोर्स के ऑपोजिट, उसको हम क्या कर दें, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करके ख़त्म कर दें या कम कर दें। इस टाइप का ऑसिलेटर कहलाता है फोर्स्ड या फिर ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पर कितने टाइप के फोर्स लगते हैं, जैसा कि हमने देखा था, ये जो हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था, ये अवमंदी सरल आवर्ती दोलक, उसके अंदर दो फोर्सेस होते हैं। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमेशा होता है जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कर रही होती है तब। दूसरा था हमारा फ्रिक्शन फोर्स या फिर विस्कस फोर्स, जिसे हमने डैम्पिंग फोर्स कहा था, जो कि क्या कर रहा था, इसके आयाम को कम करने के लिए, इसके एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे ये पेंडुलम इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिससे वो उतनी एक्सटेंट तक नहीं पहुंच पाएगा जहां उसे जाना चाहिए। ठीक है, अब उस फोर्स को हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या करें, उस पेंडुलम पर उस फ्रिक्शन या घर्षण की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते चले। तो हम इस पेंडुलम पर वर्क डन कर रहे हैं फ्रिक्शन के ऑपोजिट। ठीक है, जो उसे अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या कर दे, पहुंचा दे। इस टाइप का फोर्स हमारा कहलाता है ड्रिवन फोर्स। ठीक है, और इस टाइप का जो ऑसिलेटर होता है उसे हम ड्रिवन या फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। तो इस तरह से हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर को समझ लिया। इन दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बाहर से एक फोर्स लगाया जाता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डैम्पिंग फोर्स। जो इसका ये डैम्पिंग फोर्स है FD, यहाँ पर जो इसका डैम्पिंग फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, विच कंपनसेट्स द डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेटर, जो इसकी ऑसिलेटर की डैम्पिंग को क्या करता है, कुछ हद तक कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को हमने हिंदी में लिख लिया। इस प्रकार के दोलन में घर्षण बल की विपरीत दिशा में एक बाह्य बल लगाया जाता है जो इसके अवमंदन की क्षतिपूर्ति करता है। अगर हम डायग्रामेटिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो ये हमारी मीन पोजीशन है, पेंडुलम की माध्य स्थिति है। जब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा फोर्स लगा करके डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे और जब ये अपने ऑसिलेशन को स्टार्ट करेगा तो हम मान लेते हैं कि ये किसी x डिस्प्लेसमेंट पर है, t टाइम पर। उस टाइम पर इस ड्रिवन ऑसिलेटर की केस में, प्रणोदित आवर्ती दोलक के केस में 3 टाइप के फोर्स लग रहे होंगे।
एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में लगता है। जब भी कोई चीज़ अपनी माध्य अवस्था से इधर उधर गति करती है तो ये जो फोर्स होता है ये उसे अपनी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरा लगेगा यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि हमने इसको किसी ना किसी मीडियम में रखा है। अगर एयर में रखा है तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है, एयर का घर्षण लगेगा, तो उस वजह से इस पर क्या लगने लगेगा, एक डैम्पिंग फोर्स। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, इसकी गति की दिशा में लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में इन दोनों के ऑपोजिट एक फोर्स लगाया जाता है, जिसे हमने FE नाम दिया है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम पर हमें 3 फोर्स दिखते हैं, ठीक है। अब हम एक ड्रिवन ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करना चाहें तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पर कितने फोर्स लगते हैं। तो हमने देख लिया है कि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस काम करते हैं। एक पेंडुलम के ऊपर या एक ऑसिलेटर के ऊपर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, जो हमने पिछले पोर्शन में भी देख लिया था। और जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं तो पहला फोर्स कौन सा आता है, रीस्टोरिंग फोर्स। दूसरा फोर्स है हमारा डैम्पिंग फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स या फिर विस्कस फोर्स भी कहते हैं, श्यान बल या फिर घर्षण बल भी कहते हैं। ये है हमारा अवमंदन बल या फिर डैम्पिंग फोर्स। और जो थर्ड वन है वो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, जो हमने बाहर से प्रत्यावर्ती बल लगाया है। मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, बाह्य प्रत्यावर्ती बल। ये 3 टाइप के फोर्स यहाँ पर क्या करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं। अब हम इनकी इक्वेशन को लिख लेंगे। अब हम जानते हैं, हमने लास्ट सेक्शन में भी ये चीज़ देखी थी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो Fr इज़ इक्वल टू -kx के बराबर होता है, जो कि हमने हुक्स लॉ से निकाला था। हुक्स लॉ को आपने पढ़ा ही होगा। अगर मैं हुक्स लॉ यूज़ करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा रीस्टोरिंग फोर्स इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू -kx, जो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर हमने पेंडुलम को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके अपने मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो ये हो गया हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें ये जो K होता है इसे हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से हम डैम्पिंग फोर्स को लिख लेते हैं। इसे मैं Fr से डिनोट करूंगी, डैम्पिंग फोर्स को मैं Fd से डिनोट करती हूँ। तो डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी उसको अपोज करने वाला, उसकी विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल भी क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो भी लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँ Fd इज इक्वल टू -λv। यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये कहलाएगा हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट या फिर घर्षण नियतांक भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर अवमंदन नियतांक, ठीक है, अवमंदन गुणांक या अवमंदन नियतांक। तो ये हो गया हमारा डैम्पिंग फोर्स। अब जो थर्ड टाइप का फोर्स लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, वो है Fe, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, प्रत्यावर्ती बल। बाहर से हम कैसा लगा रहे हैं, प्रत्यावर्ती बल लगा रहे हैं, जो कि हमारा होगा F0 साइन ओमेगा t के बराबर। ये वो फोर्स है जो हमने बाहर से लगाया है, ठीक है। अब इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑसिलेटर, परिणामी बल हम क्या निकाल रहे हैं, परिणामी बल क्या होगा यहाँ पर, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा F इज इक्वल टू, तीनों फोर्सेस के सम के बराबर होता है हमेशा रिजल्टेंट, Fr प्लस Fd प्लस Fe के बराबर होगा यहाँ पर इस केस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब हम इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर F मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू, Fr क्या होगा, -kx। इसी तरह से Fd क्या होगा,
माइनस लैम्डा वी, क्योंकि ये दोनों इसके ये जो है मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। और तीसरा हो जाएगा एफ ई, जो कि होगा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देती हूँ, माइनस के एक्स माइनस लैम्डा वी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से जानते हैं एफ जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। ये होता है त्वरण, एसिलेशन। अब इस एसिलरेशन को हम क्या करते हैं, x के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस लैम्डा वी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा टी। जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं पहले भी उसी को हम फॉलो करेंगे। m को तीनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये m डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिलेगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स माइनस लैम्डा बाय एम वी प्लस एफ नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो आपको ये चीज़ दिखी गई होगी कि ये एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ x है, x यानी कि इसी का ही बिल्कुल एक पावर 1 दे रखी है। और यहाँ पर इस v को अगर हम x के टर्म्स में चेंज करें तो ये बनेगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है और यहाँ पर क्या है, x है ना। हमने इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, वो सारी ही टर्म्स जिसमें x है उन सबको एक साइड लेकर के अरेंज कर लेंगे। तो इसे भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसे भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जो ये डी एक्स बाई डी टी वाली टर्म है इसको मैं आगे लिख रही हूँ, लैम्डा बाई एम डी एक्स बाई डी टी। इसी तरह से ये वाली टर्म भी यहाँ आकर के प्लस हो जाएगी। तो के बाई एम एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की केस में इक्वेशन बनी थी, लेकिन वहाँ पर राइट हैंड साइड में ज़ीरो था, जबकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं होकर के ये वाली एक हमको टर्म मिल रही है जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ वैल्यूज़ कंसीडर कर लेते हैं। ये लैम्डा बाई एम भी कांस्टेंट है, के बाई एम भी कांस्टेंट है, एफ नॉट बाई एम भी कांस्टेंट है। ये जो एफ नॉट है ये क्या चीज़ है, ये एफ नॉट है इस एक्सटर्नल फोर्स का आयाम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आयाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या चीज़ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट होता है, हमेशा उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सारी ही टर्म्स कांस्टेंट है, इनको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने पहले भी देखा था जब हमने डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था कि लैम्डा बाय एम को हम कंसीडर करते हैं 2r। ठीक है, इसी तरह से k बाय एम को हम कंसीडर कर लेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर। और ये जो नई टर्म इस बार हमारे पास बन करके आई है एफ नॉट अपॉन एम, इसे हम कंसीडर कर लेंगे स्मॉल एफ नॉट। ठीक है, आप चाहे तो कोई और नोटेशन भी दे सकते हैं, पर यहाँ पर हमने लैम्डा बाय एम को 2r मान लिया, के बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लिया और एफ नॉट बाय एम को हमने स्मॉल एफ नॉट कंसीडर कर लिया। अब हम इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है ये है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ ड्रिवन ऑसिलेटर। ये एक प्रणोदित दोलक के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को हमने इस वीडियो में क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या किन किन चीज़ों को डिनोट करती है। ये इक्वेशन हमारे ऑसिलेटर के मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब करती है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑसिलेटर
पूरे ही ऑसिलेशन के दौरान कैसे किस तरीके से कौन सी आवृत्ति के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी से मोशन करता है और ये इक्वेशन उसे किस तरह से डिनोट करती है, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे और उसके लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस वीडियो में हमने एक फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, उस पर कितने टाइप के फोर्सेस काम करते हैं और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ देखी।